देखिए, बीपीएससी के लिए जो हम सबको पढ़ना पड़ेगा बिहार स्पेशल, जिसमें क्वेश्चन की संख्या जो रहता है 20 से 25 रहता है, कभी कभी 30 तक भी रहता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हो जाता है बिहार का इतिहास, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 12 से 15 रहता है। तो बिहार के इतिहास में एंशिएंट पढ़ना पड़ेगा, मिडेवल पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न। तो एंशिएंट में 3 से 4 क्वेश्चन एंशिएंट से आते हैं, मिडेवल से 1 से 2 क्वेश्चन, और मॉडर्न से सबसे अधिक क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होता है वो होता है बिहार का भूगोल, जिससे 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। ठीक है। पॉलिटी यानी बिहार का पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, बिहार का इकोनॉमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। पर्यटन से बिहार का पर्यटन से 1, और बिहार का विभूति से 2 क्वेश्चन रहता है या 1 क्वेश्चन। विभूति यानी कि जो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है व्यक्ति, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। तो ये सब क्या है, व्यक्ति विभूति। लेकिन वो तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, वो सब ठीक है, लेकिन उनमें से केवल जो बिहार से जैसे जयप्रकाश नारायण हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब बिहार से है ना। तो उसको लेकर ये बिहार विभूति से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको करंट के संदर्भ में देख लेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे जो बड़ा सेगमेंट था वो क्या है कि बिहार का इतिहास, और ये बिहार का इतिहास को ही हम लोग पहले देखेंगे, और ये पूरा बिहार का इतिहास को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसको देखते हैं किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो ये है आपका पहले इतिहास। इतिहास को जिस प्रकार से हम लोग पढ़ने के लिए बांटते हैं कि 3 भाग में बांट देते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के क्रम में क्या कहते हैं कि ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और इतिहास, यही होता है। लेकिन इसको वैज्ञानिक तौर पर जो बांटा गया प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें कि ना तो लिखा गया है कुछ, ना तो पढ़ा जा गया है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब हो गया पाषाण काल। कौन सा काल, तो ये पाषाण काल। ये प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहेंगे, और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब ये पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी ये पाषाण जो होता है पत्थर, यानी कि फर्स्ट पीरियड में जो चल रहा है प्राग ऐतिहासिक काल, उसमें पत्थरों का काल है। कौन सा, पत्थरों का काल। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब पढ़ते हैं। फिर आता है ऐतिहासिक काल। तो ये जो देख रहे हैं ऐतिहासिक काल, ये ऐतिहासिक काल है। ये आप देख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि कुछ चीज़ों को तो लिखा गया है, लेकिन अभी तक पढ़ने में किसी को अच्छी तरीक़े से अभी तक उसको कुछ पढ़ ही नहीं पाया, यानी पढ़ने में अभी तक उसको किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो भी लिखना पढ़ना, ये सारे चीज़ों का बात हो गया। सब कुछ लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है वर्तमान समय में भी। कुछ दिनों के बाद ये क्या इतिहास हो जाएगा। तो इस काल को ऐतिहासिक काल, और यहीं से बिहार स्पेशल पढ़ते हैं इसी सेगमेंट से लेकर, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास।
तो इसी ऐतिहासिक को हम लोग बांटेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास। तो इसमें से अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं, पहला क्या है प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसके बारे में कुछ जो है परिचय जान लेते हैं। ये बिहार का परिचय है। तो पहले बिहार नहीं था, पहले विहार था, विहार। और विहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। यानी बौद्ध मठ कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग थे यानी भिक्षुक थे, वो वहाँ पर निवास करते थे, रहते थे, इसीलिए इसको विहार कहा जाता था। और विहार मतलब घूरना भी होता है, यानी कि घूमना होता है, भ्रमण करना होता है। और भ्रमण कर कर जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक ठहरते थे उसी को कहा जाता था विहार। तो पहली बार जो है ना विहार से बिहार जो बना वो तुर्क के समय में परिवर्तन हुआ है। और तुर्क के समय यानी तुर्क का समय परिवर्तन हुआ है। और तुर्क के समय शासन जो चल रहा था वो तुगलक वंश का चल रहा था। किसका, तुगलक वंश, जिसमें से तुगलक वंश के समय में शासक का प्रॉपर बेस पे बात किया जाए तो नासरुद्दीन महमूद का शासन चल रहा था। इसी के दरबार में एक विद्वान मिनहाज सिराज रहते थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखा तबकाते नासरी। उन्होंने एक पुस्तक जो लिखा है वो क्या लिखा है, तबकाते नासरी। और ये तबकाते नासरी में ही सबसे पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका, तो ये बिहार शब्द का प्रयोग पहली बार तबकाते नासरी में किया गया था। वो पुस्तक लिखने वाले विद्वान कौन थे, मिनहाज सिराज। और वो किसके दरबार में रहते थे, तो नासरुद्दीन महमूद शासक के दरबार में रहते थे। नसरुद्दीन महमूद जो था तुगलक वंश का शासक था। तो ये सारी बात को आप देख लिए। अब देखिए, ये तो परिचय देखिए कि बिहार जो बना विहार से हो। इसके बाद हम सबको क्या और पढ़ना है, तो महाजनपद में पढ़ना है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, गुप्त वंश, कुपोत्तर वंश। इसमें गुप्त काल में ही क्या देखना है हम सबको, बौद्ध और जैन देखना है। बस इतना पढ़ना है। ये एंशिएंट हिस्ट्री बिहार का ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। अब तो ये कहा जाता है कि बिहार जो है, जो मगध साम्राज्य देखते हैं तो इसका वंश यानी कोई चलाने वाला तो कोई न कोई होगा। इसको लेकर विद्वानों के बीच कुछ विवाद है, यानी कुछ अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग बातें मिलता है कि भारत और यानी देखा जाए कि भारत के संदर्भ में पहले एक महाभारत हुआ करता था। महाभारत और पुराण के अनुसार बिहार यानी मगध का सबसे प्राचीनतम वंश जो है वो कौन है, बृहद्रथ वंश है। कौन है, बृहद्रथ वंश है। ये जो है मगध का यदि देखा जाए सबसे पुराना किसके अनुसार, महाभारत और पुराण के अनुसार सबसे जो प्राचीनतम वंश है वो बृहद्रथ वंश है। और इसका स्थापना जो है या संस्थापक कहा जाए, किसका स्थापना क्या था, संस्थापक बृहद्रथ ही था। लगभग 600 BC पूर्व की बात है ये। और इसी वंश का एक राजा हुआ करते थे, प्रतापी राजा। कौन, जरासंध। जरासंध जो प्रतापी राजा हुआ करते थे, किस वंश के, बृहद्रथ वंश के। तो इसी जरासंध को
कृष्ण के कहने पर भीम ने द्वंद्व के युद्ध में वध कर दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जरासंध का वध किसने किया था? तो भीम ने किया था। किस युद्ध में? तो द्वंद्व के युद्ध में किया था। किसके कहने पर? कृष्ण के कहने पर। तो आप देख पा रहे हैं कि महाभारत और पुराण के अनुसार सबसे प्राचीनतम वंश वृद्धरथ वंश था। कौन था? वृद्धरथ वंश। लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का सबसे प्राचीनतम वंश हर्यक वंश है। कौन है? तो ये हर्यक वंश है। हर्यक वंश जो है ये किसके अनुसार है? तो ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और हर्यक वंश की राजधानी जो था वो कहाँ था? राजगिरी। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा नोट किए हुए हैं। लगभग 600 BC में जो है महाजनपद, जो 16 महाजनपद है, इसका उदय हुआ है। और इसका जानकारी कहाँ से मिलता है हमको? अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी 16 महाजनपदों का उदय जो हुआ उसका जानकारी मिलता है। तो देख पा रहे हैं हर्यक वंश बौद्ध के अनुसार सबसे प्राचीनतम है। इसकी राजधानी कहाँ है? राजगिरी है। और इसके संस्थापक बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। और मगध का जो विस्तार का सबसे पहले नीति अपनाया था, यानी मगध का विस्तार की नीति यदि देखा जाए तो वो बिंबिसार ने अपनाया था। और इस बिंबिसार ने जो विस्तार की नीति अपनाया था वो या तो युद्ध नीति से और वैवाहिक संबंध दोनों तरह से इन्होंने अपनाया था। तो वैवाहिक संबंध इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिंबिसार ने कौशल नरेश यानी कौशल के क्षेत्र के जो नरेश यानी राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन कौशला से विवाह किया था। ये पहला जो है पूछा जाता है कि ये पहला प्रेम विवाह किसके साथ किया था? तो प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से इन्होंने विवाह किया था, शादी किया था। इसके बाद देखें तो दूसरा शादी जो इन्होंने किया है वो लिच्छवी गणराज के चेटक की पुत्री चेलना, लिच्छवी गणराज के चेटक की पुत्री है चेलना, उससे ब्याह किया है, शादी किए हैं। उसके बाद तीसरा शादी जो है मध्य प्रदेश, जो भी वर्तमान के पंजाब से अलग है ये मध्य प्रदेश, उसमें ये पहले मिला हुआ था। इसकी राजकुमारी क्षेमा, यहाँ की जो है राजकुमारी थी क्षेमा से ये तीसरा शादी किया है। तो ये क्या करता था? शादी कर करके ये अपना राज्य का विस्तार कर लेता था, राज्य को बढ़ा देता था। क्योंकि इन्होंने देखता था कि जिस राजाओं को संतान यानी पुत्र नहीं है तो केवल पुत्री है, तो उन पुत्री से शादी कर लेता था, विवाह कर लेता था और वो साम्राज्य अपने अंडर मिला लेता था। लेकिन जिसके पास अपना पुत्र था, शासक था, उससे उन्होंने युद्ध की नीति से साम्राज्य को बढ़ाया। बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध वैद्य यानी डॉक्टर उस समय की, यानी वैद्य जीवक नामक रहा करते थे। जीवक जो है वो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत, जो चंद्रप्रघोत हैं, उनको पीलिया आ गया था यानी जॉन्डिस की बीमारी हो गया था। और ये चंद्रप्रघोत जो अवंती का राजा है, कहाँ का? अवंती का राजा है। अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो उनको पीलिया हो गया था, उसके इलाज के लिए जीवक को भेजा था।
चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। और ये भारतीय इतिहास में सबसे पहले शासक बिंबिसार हुए थे जिन्होंने अस्थाई सेना को रखना शुरू किया। पहले क्या होता था कि सारे सेनाओं को रखा तो जाता था, लेकिन समय समय पर अन्य कामों पर लगा दिया जाता था। जैसे किसान लोग भी है, युद्ध के समय बुला लिया जाता था, सेना में भर्ती कर दिया जाता था। युद्ध खत्म होता था, पुनः वो कृषि कार्य करना शुरू कर देता था। कोई मवेशी का पालन करता था, युद्ध के समय उसको सेना बना लिया जाता था। लेकिन उसको हटाकर केवल और केवल अस्थाई सेना की, केवल वो सेना है तो वो सेना है, इसके अलावा वो कुछ काम एक्स्ट्रा, जैसे किसान है यानी वो फिर सेना में आ गया, फिर किसान कर, ऐसा नहीं। यानी अस्थाई सेना को पहली बार भारतीय इतिहास में बिंबिसार ने रखना शुरू किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, देखते हैं ये बिंबिसार, बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद अजातशत्रु के बारे में पढ़ना है। बिंबिसार के पुत्र जो अजातशत्रु है, ये बड़ा ही खूंखार किस्म के व्यक्ति हैं और इन्होंने अपने पिता की हत्या कर मगध पर शासन किया। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र हैं और पिता का ही हत्या कर मगध पर शासन करते हैं। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक, और ये जो वंश चल रहा है हर्यक वंश, इस वंश को प्रीतिहंता वंश कहा जाता है। क्यों? कि अपने पिता को ही मार कर गद्दी पर बैठ रहा है। और ये इसमें बहुत ही रोचक बात है कि ये इसलिए अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर देता है कि बिंबिसार बहुत सारे शादियां भी किए थे। तो होता है ना समाज में एक प्रकार से कि तुम राजा कब बनोगे। अभी पिता का उम्र मान लिया जाए कि 30 साल है और पुत्र का भी उम्र भी 20-22 साल हो गया। तो यदि पुत्र का उम्र 50 साल होगा तो इसका भी 30 साल हो जाएगा। यानी अभी तो बिंबिसार यदि 70 वर्ष के होंगे तो उनका पुत्र भी 50 वर्ष के हो जाएंगे, तो वो शासन कब करेंगे। तो इसको लेकर ना थोड़ा सा चल रहा था समाज में कुछ इस प्रकार से, जो कि बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु ने कर दिया। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर देता है तो लिच्छवी कि जो राजकुमारी थी जिससे शादी बिंबिसार ने किया था, यानी इसका अजातशत्रु का वो क्या हो गया, नानी घर हो गया, नाना जी का घर, और मगध में ये शासन कर रहा है। तो दोनों में क्या हुआ ना, विवाद हो गया कि अपने ही पिताजी को मार दिया और तुम गद्दी पर बैठ गए। तो इस प्रकार से विवाद होता है और लिच्छवी जो गणराज था वो स्वतंत्र होने के लिए चाहता है कि हम मगध से अलग हो जाएंगे, मगध वे अब नहीं रहने देंगे, क्योंकि अपने ही तुम पिता का हत्या कर दिया, यानी वो उसके जमाई का। तो अजातशत्रु ने इसको लेकर युद्ध में पहली बार रथमूसल और महाशिलाकंठक जैसे शस्त्र का प्रयोग किया। रथमूसल यानी कि ये रथ है तो इसके आगे में इस प्रकार से बना रहता था, इस प्रकार से, और इससे क्या होता था कि जो आगे में व्यक्ति आता था वो क्या होता, कट जाता था। इसको कहा जाता था रथमूसल। इसी प्रकार से रथ है ना, ये रथ है, तो इस पे जो है आगे में ये लगा रहता था, इसी को बोलते हैं रथमूसल। और महाशिलाकंठक में क्या होता है, इस प्रकार से है
और इसमें एक पत्थर को बांध दिया जाता था और खींचा जाता था, और ज़ोर से जब खींचा जाता तो ये पीछे की ओर क्या होता था, फेंकाता था और वो कार्य करता था। इसको बोलते हैं महाशिलाकंठक। और ये रथ मूसल देख ली। तो इस प्रकार से ये पहली बार। और अजात शत्रु के समय ही में ही पहला बौद्ध संगति 483 BC में राजगिरी में होता है। महाकश्यप की अध्यक्षता में होता है, अध्यक्षता में होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है राजगिरी में तो हुआ, लेकिन राजगिरी की किस गुफा में, तो सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ? सप्तकर्णी गुफा में। और अजात शत्रु के शासन काल में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, यानी निधन हो गया। तो किसके शासन काल में? तो ये अजात शत्रु के शासन काल में ही गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अजात शत्रु का बेटा उदयन, कौन है? उदयन है। और अजात शत्रु जिस प्रकार से किया था अपने पिता का हत्या बिंबिसार का, उसी तरह उदयन ने अपने पिता का हत्या कर देता है अजात शत्रु का, यानी जैसा करनी वैसा भरने वाला कहानी हो जाता है। तो फिर उदयन ने अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठ जाता है, और ये गंगा और सौर नदी के संगम पर क्या करता है, पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाता है। किसको? ये जो है ना, ये क्षेत्र बसाता है, पाटलिपुत्र नामक शहर, जिसको पहले कुसुमपुर कहा जाता था। ये गंगा और सौर नदी के संगम पर है बसा हुआ, ठीक है। और इन्होंने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। बिंबिसार ने जो बनाया था, राजगिरी को बनाया था अपनी राजधानी, लेकिन ये उदयन जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है। किसको? पाटलिपुत्र को बनाता है। इसी प्रकार से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बिहार को लेकर। फिर है हर्यक वंश, यानी हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है? तो ये नागदशक होता है। और नागदशक जो है इसी के शासनकाल में धीरे धीरे ये समाप्त हो जाता है शासनकाल। कारण क्या है कि ये जो है भोग विलासी शासक, यानी कि ये ज़्यादातर कार्य अपना नहीं करना चाहता है, केवल और केवल ये क्या करता है, अपने अय्यासी करने के चक्कर में ये पूरे राजपाट को बर्बाद कर देता है। और ये नागदशक का हत्या जो है शिशुनाग ने कर देता है। शिशुनाग जो होता है नागदशक का सेनापति रहता है, और इन्होंने ही शिशुनाग ने नागदशक का हत्या करके शिशुनाग वंश को स्थापित कर देता है। किसको? शिशुनाग वंश को। तो ये शिशुनाग वंश हर्यक के कौन सा हो गया? अंतिम शासक। किसको मारकर? नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है, स्थापित कर देता है। और इन्होंने मगध की राजधानी वैशाली बना लेता है। कहाँ? वैशाली बनाता है, ठीक है। नागदशक ने जो बनाया था वो तो उसके पहले कौन था? नागदशक के पहले जो था उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया। उसके पहले कहाँ था? राजगिरी था। अभी कहाँ चला गया राजधानी? वैशाली। फिर ये शिशुनाग वंश का जो और उत्तराधिकारी हुए कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः बदलकर कहाँ? पाटलिपुत्र बना लिया। कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। और कालाशोक के शासनकाल में ही 383 BC में वैशाली में बौद्ध संगति हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में बौद्ध संगति हुआ। तो ये जो था अभी तक जो देखे
ये शिशुनाग वंश तक देख लिए। अब इसके बाद हम लोग जो आएंगे अगले दिन जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ से, तो देख पा रहे हैं कि हम लोग शिशुनाग वंश तक ख़त्म कर दिए। इसके बाद अगला शासक जो होगा वो नंद वंश होगा, और नंद वंश देखेंगे। नंद वंश में जो भी होगा 1-2 शासक उसको देखेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग मौर्य वंश की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बना रहे। और जो भी न्यू इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा बिहार स्पेशल इसमें पढ़ा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।